अब टेस्ट करना छोड़ दें, जीरो हो जाएगा पाकिस्तान में कोरोना। वफाकी वज़ीर बन गए, अकल नहीं आई। हमने तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के गंद को साफ करने की कोशिश की है। आज जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को कह रहे हैं हुर है, लेकिन अगर आप अमन कमेटी और पीपल्स पार्टी को जोड़कर पीपल्स पार्टी को सजा देना चाहते हैं तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा उसमें माइनस नहीं हो सकता। तुम दहशतगर्दों के पॉलिटिकल विंग हो। भारतीय शहरियों को क्या मोहब्बत हो गई पीटीआई से कि वो पैसे दे रहे हैं, उसको चंदा दे रहे हैं। इन्होंने कराची में भी धरने दिए, उस धरने में अमन कमेटी के रहनुमा आते रहे, वो धरना अटेंड करते रहे, इनके स्टेज पर बैठते रहे। अगर बीबी हयात होती ना, ना ये स्पीकर होती ना जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो ना मिनिस्टर, ये मैं आपको बता दूँ। कोरोना पर ये मौजूदा नालायक नाहिल सिलेक्टेड हुकूमत सिर्फ पाकिस्तानी कौम को नहीं दुनिया को धोखा दे रही है। और इन्होंने टेस्ट ख़त्म कर दिए, तकरीबन आधे से भी कम पर लेकर आ गए और कहते हैं कि जी हमारा जो है ना वो कर्व फ्लैट होना शुरू हो गई है। भाई तुम कल टेस्ट जीरो पे लेके आ जाओ, कर्व ज़मीन पे आ जाएगी, जीरो हो जाएगा पाकिस्तान में कोरोना। अब टेस्ट करना छोड़ दें। इन्होंने टेस्ट करना कम कर दिए हैं और उसके नतीजे में ये पूरी कौम को, पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि कोरोना हमारे कंट्रोल में आ गया। ये ट्रंप ने कहा था ना कि भाई वो आप टेस्ट करना छोड़ दें, हालात ठीक हो जाएंगे। तो ये हम कहते हैं कि ट्रंप में और उनमें कोई फर्क नहीं है, एक ही सोच, एक ही मिजाज, एक ही तरीका वारदात है। तो ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है उसने भी अमेरिकन ट्रंप के जो फलसफा है उस पर अमल करते हुए टेस्ट कम कर दिए और टेस्ट कम करने की वजह से कहते हैं कि जी जो अमवात की शरह थी वो भी कम हो गई और फिर कहते हैं कि जी जो टेस्ट आ रहे थे जो लोग कम हो गई। भाई आप टेस्ट करना शुरू करो तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग मुतासिर हैं। उससे भी लोगों की तवज्जो हटा दी। आज जब हम बात कर रहे हैं उज़ैर बलोच की जीआईटी की, तो उस दौरान पिछले 5 वर्षों में ट्रायल हुए हैं, मुकदमे चले हैं, चालान पेश हो गए हैं अदालतों में। अगर जीआईटी की रिपोर्ट होती, अगर 164 का स्टेटमेंट जिसका वो हवाला देते हैं वो होता, तो भाई आप जाके उन अदालतों में जहाँ मुकदमा चल रहे हैं, अली ज़ैदी साहब जाके बन जाए गवाह वहाँ जाकर बता दें जी मेरे पास तो ये शवाहिद हैं और इसमें तो उज़ैर बलोच ने ये भी कहा, सारी जो चीज़ें आपके पास हैं आप जाके सजा दिलाइए। ये जो मोटरसाइकिल सवार, एक नामालूम मोटरसाइकिल सवार जो चिट्ठी उनके घर पे, लिफाफा उनके घर पे छोड़ के गए, हालत तो देखिए आप यार, मतलब कोई सोच है। वफाकी वज़ीर बन गए, अकल नहीं आई है। अल्लाह ताला ने किसी मकाम पे पहुंचा दिया, लेकिन सोच और जो सतही सोच है वो वहीं पे है। और ये सही यूसी हार गए थे, ये इसी लायक है, ये कौंसलर बनने के लायक भी नहीं है। एमएनए बना दिए गए, इस कौम पे मुसलत कर दिए गए, लेकिन तमाशा बनाया हुआ पूरी कौम का, पूरी मुल्क का। 164 का स्टेटमेंट उज़ैर बलोच का है, जिसको ये खुद कहते हैं कि दहशतगर्द है, कातिल है, ये खुद कहते हैं, बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि उज़ैर बलोच दहशतगर्द है, उसने ये कहा है। मैं एक 164 का आज आपके सामने स्टेटमेंट लेकर आया हूँ, पढ़ता हूँ मैं आपके सामने, छोटा सा है, किसी दहशतगर्द का नहीं है। इसरारुल्लाह खान गंडापुर साहब, इसरारुल्लाह खान गंडापुर साहब थे, ये पीटीआई के एमपीए थे। वो खुदकुश धमाके में शहीद हो गए और उनके साथ 7 और अफराद भी शहीद हुए और 13 अफराद जख्मी हुए। खुदकुश धमाका हुआ था, ये बात ध्यान में रखें। उस मुकदमे में इसरारुल्लाह गंडापुर साहब के भाई ने 164 का स्टेटमेंट दिया है और ये दहशतगर्द नहीं है जिसका ये स्टेटमेंट है। अपने 164 के स्टेटमेंट में वो कहता है कि यह धमाका हुआ जिसमें 7 अफराद शहीद हुए, 13 अफराद जख्मी हुए। इस दौरान में मुसलसल मुल्ज़मान तक पहुंचने और इनकी तलाशी में लगा रहा और लोकल पुलिस भी इस तगोदो में लगी रही। अब मुझे मुख्तलिफ ज़राए और तरीके से पता चला है, जिसकी मैंने खुद तसल्ली और यकीन दहानी की है, कि इस वक़ूए में अली अमीन गंडापुर, जो इस वक्त फेडरल मिनिस्टर है पीटीआई की काबीना में, उस वक्त ये एमपीए थे और वज़ीर थे, साबिक वज़ीर माल, रेवेन्यू मिनिस्टर थे शायद, उसका भाई उमर अमीन तहसील नाजिम वल्द मेजर रिटायर्ड अमीनुल्लाह गंडापुर और मुसम्मी जाहिदुर रहमान वल्द अब्दुर्रहमान मुलविस हैं, जिन्होंने बतौर सियासी दहशतगर्द किरदार अदा करते हुए वक़्वे बाला की प्लानिंग की और मुकम्मल तौर पर फाइनेंसिंग की और बतौर सहूलतकार अपना किरदार अदा किया। वक़्वे बाला का मकसद मुल्ज़िमान बाला ने अपनी नापाक सियासत का रास्ता साफ करना था। मैं बतौर ब्रादर शहीद इसरारुल्लाह खान गंडापुर मुल्ज़िमान बाला अली अमीन, उमर अमीन और जाहिदुर रहमान पर दावा करता हूँ, ये 164 का बयान किसी दहशतगर्द का नहीं है, कातिल का नहीं है, चोर का नहीं है, बदनाम इस ज़माना आदमी का नहीं है, पीटीआई के अपने एमपीए के भाई का है, जो उसने अदालत के सामने रिकॉर्ड करवाया है। ये 2018 में रिकॉर्ड हुआ है, जून में। क्या पीटीआई के ये जो बज़ाहिर पारसा नज़र आने वाले लोग हैं, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बड़ी आवाज़ उठा रहे हैं,
جو قاتلوں کے خلاف بڑی آواز اٹھا رہے ہیں، کیا ان کے اندر اتنی اپنی جرت ہے کہ وہ 164 کا بیان کوئی بنیاد بنا رہے ہیں نا؟ اب تو جی آئی ٹی والی کہانی مک گئی، اب 164 کے بیان پہ آ گئے ہیں۔ 164 کے بیان کو کیا یہ اس کو مانیں گے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اگر عزیر بلوچ کا بیان جو ابھی بھی مشکوک ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، مشکوک ہے، پھر جن حالات میں لیا گیا ہوگا ہمیں نہیں پتہ، اس کے بیان پر تو یقین ہے۔ جو میں نے کل کہا نا، پرسوں کہا تھا جب آخری پریس کانفرنس میں، جسٹس وجیح کی باتوں پہ یقین نہیں ہے، اکبر اس بابر کی باتوں پہ یقین نہیں ہے، ریحام خان کی باتوں پر یقین، سارے جھوٹے ہیں، عائشہ گلالئی بھی جھوٹی ہے، اس کو بھی کہیں گے جھوٹا ہے، لیکن ذوالفقار مرزا بہت معتبر آدمی ہے بھائی، وہ جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، جو عزیر بلوچ نے کہا ہے وہ سارا صحیح کہا ہے۔ جی آئی ٹیز بھائی 3 آئی نا، ایک عزیر بلوچ کی ہے، ایک نثار بورائی کی ہے، ایک بلدیہ ٹاؤن کی ہے۔ یہ بلدیہ ٹاؤن کی جی آئی ٹی کدھر غائب ہو گئی ہے بھائی؟ اس پر کیوں بات نہیں ہوتی ہے؟ آپ تو دہشت گردی کے خلاف ہو نا، پھر وہ پیپلز پارٹی نے کی ہو، ایم کیو ایم نے کی ہو، امین گنڈا پور نے کی ہو، کسی اور نے کی ہو، سب پہ بات کرنی چاہیے۔ آپ کی نفیذ اتحادیوں کا رہنما یہ کہتا ہے کہ محمد انور کہتا ہے کہ میں نے بھارتی سفارتکاروں سے پیسے لیے اپنی پارٹی کے لیے، اور وہ پیسے میری پارٹی نے استعمال کیے کراچی میں جو بھی حالات ہوتے رہے اس کے لیے، اس پر سوال نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا اپنا جو فورن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے، جس سے یہ بھاگ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے، کوئی صفائی دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی فیصلہ لینے کو تیار نہیں ہے، اس فورن فنڈنگ کیس کے اندر بھی اسرائیل سے پیسے ان کو ملے ہیں، بھارتیوں نے پیسے ان کو دیے ہیں۔ چلے پاکستانی جو ملک سے باہر ہیں، سمجھ آتا ہے بھائی ان کا ملک ہے، ان کا انٹرسٹ ہے، انہوں نے دے دیے ہوں گے، وہ بھی غلط غیر قانونی طور پر لیے انہوں نے، لیکن چلیں یار، یہ بھارتی شہریوں کو کیا محبت ہو گئی پی ٹی آئی سے کہ وہ پیسے دے رہے ہیں، اس کو چندہ دے رہے ہیں؟ یہ اسرائیلیوں کو کہاں سے محبت ہو گئی ان سے کہ ان کو وہ پیسے دے رہے ہیں کہ جا کر بھائی پاکستان میں پارٹی بناؤ اور الیکشن لڑو جیتو؟ یہ جواب دینے چاہیے ان کو۔ علی زیدی، عمران اسماعیل، صدر پاکستان عارف علوی، ان 3 لوگوں نے کمیٹی بنائی پی ٹی آئی کے لوکل مختلف جو کراچی کے ان کے عہدیدار ہیں، ان کے نام بھی میرے پاس ہیں، ان کی ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا کہ تم امن کمیٹی سے رابطہ کرو اور ان کو ہماری پارٹی میں شامل کرواؤ۔ اسد عمر نے اس وقت کہا کہ میں ان لوگوں سے نہیں ملوں گا، میں ان سے رابطہ نہیں کروں گا، وہ ان میں سے کسی میٹنگ میں نہیں ملا، اور آج ایک ان کا سٹنگ ایم این اے کراچی کا، اس کے گھر پہ یہ کھانے کھاتے رہے، اس کی دعوتیں ہوئی ہیں جس میں امن کمیٹی کے لوگ آتے رہے، اور یہ تینوں افراد بھی ہوتے مختلف میٹنگز میں یہ موجود تھے، علی زیدی، عمران اسماعیل، عارف علوی، اس کمیٹی کے تھرو سارا مینج ہو رہا تھا۔ جب انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ ہم پورے ملک میں ہر شہر میں دھرنا دیں گے، انہوں نے کراچی میں بھی دھرنے دیے، اور کراچی میں سی ویو پر ایک دھرنا دیا گیا، کئی دنوں تک ہوتا رہا۔ اس دھرنے میں امن کمیٹی کے رہنما آتے رہے، وہ دھرنا اٹینڈ کرتے رہے، ان کے اسٹیج پر بیٹھتے رہے، یہ کہتے نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں، حیران ہو کہ میں تو جس نے پڑھا ہے، ہمارے تو کوئی رابطہ نہیں کیا۔ حبیب جان ٹیلی فون خطاب کرتے رہے اس دھرنے سے، حبیب جان کا نام تو ہے نا بھائی جی آئی ٹی کے اندر۔ اب اگر 2014 میں آپ کے دھرنوں میں وہ آ جائیں تو ٹھیک ہے، آپ ان کو اپنے گھروں پہ بلا کر کھانے کھاؤ ان کے ساتھ، دعوتیں کھاؤ ان کے ساتھ، اور ان کو کہو کہ جی شامل ہو جاؤ پی ٹی آئی میں، تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پیپلز پارٹی کی قیادت کسی اپنے ایم پی اے کی دعوت میں چلے گئے اور وہ عزیر بلوچ بھی تھا تو یہ جرم ہو گیا۔ ہم نے تو ذوالفقار مرزا کے گند کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج ذوالفقار مرزا کو کہہ رہے ہیں وہ ہر ہے بھائی، اس نے تو بڑی بات کر دی ہو بھائی، وہ ذوالفقار مرزا عزیر بلوچ کے خلاف نہیں بول رہا تھا، وہ ذوالفقار مرزا پیپلز پارٹی کے خلاف بول رہا تھا۔ اس سے سوال جواب کسی نے نہیں کیا آج تک۔ جنہوں نے اس کے گند کو صاف کرنے کی کوشش کی ان سے سوالات ہو رہے ہیں کہ آپ نے کیوں کیا بھائی؟ ہم تو پھر کہتے ہیں یار کوئی 4-5 گھنٹے کی ٹرانسمیشن رکھے، کوئی چینل ہی علی زیدی کو بٹھائیں میرے سامنے آپ، یہ فہمیدہ مرزا جو کل آ کے ٹی وی پہ جھوٹ بول رہی تھی ان کو بٹھائیں میرے سامنے آپ۔ محترمہ فرما رہی تھی جی وہ اس نے تو 2011 میں استعفیٰ دے دیا اور یہ ہو گیا، پھر کہتی ہے 2008 میں آصف علی زرداری نے فون کیا امریکہ سے رحمان ڈکیت کو کہ جی ہمارے کینڈیڈیٹ کو جتاؤ۔ وہ بھائی 2008 میں بی بی کی شہادت کے بعد ہر حلقے میں ہم نے سویپ کیا تھا، ہمیں کوئی ضرورت ہی منت ترلے کرنے کی کسی کو؟ جنرل پرویز مشرف نے 40 دن کوئی 2 مہینے الیکشن آگے کر دیا تھا اس لیے کہ پیپلز پارٹی پورے ملک میں سویپ کر رہی تھی۔ یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں۔ یہ شکور شاہ جو آج ان کا ایم این اے ہے، یہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے سامنے 2008 میں کھڑا ہوا تھا، بہت ساری جگہوں پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ بی بی کی شہادت کے بعد وہ تمام پیپلز پارٹی کے ناراض کارکن ودرا کر گئے تھے سوائے شکور شاہ کے۔ ایک شکور شاہ تھا جو بی بی کی شہادت کے بعد بھی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے سامنے ودرا نہیں کیا تھا۔ اس نے 2008 میں آصف زرداری نے فون کیا جتاؤ بابا، 2008 میں تو جھاڑو پھیر دیا تھا ہم نے ہر جگہ حلقے کے اندر، وہ حلقے جہاں پیپلز پارٹی کبھی نہیں جیتی، ہم نے وہاں سے 70-80 ہزار ووٹ لے لیے تھے، وہ بھی پھر بعد میں الیکشن تبدیل کر کے جو ہے وہ
करवा दिए गए। वो कहते हैं GIT में लिखा है कि अब्दुल्ला बलोच को टिकट भी उज़ैर के कहने पे। अब्दुल्ला बलोच 2008 में इलेक्शन लड़ा, अब्दुल्ला बलोच 2013 में इलेक्शन लड़ा, अब्दुल्ला बलोच भुट्टो साहब के दौर में वजीर था। और मजे की बात यह है कि खुद उज़ैर बलोच ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे कहने पर इन्होंने मलीर में हकीम बलोच को टिकट नहीं दिया, देखो सीट हार गई पीपल्स पार्टी। वो मान रहा है कि मेरे कहने पर नहीं दिया, अगर उसके कहने पर देना होता तो फिर उसको भी देते। ये खुद बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। दूसरी मैं करूँ, कल ये जो मोहतरमा फरमा रही थी, एक इन्होंने ये बात कही, फिर और बहुत सारी बातें कही थी, मेरा मुंह खुलेगा। भाई खोलो तुम मुंह, हमारा भी मुंह खुलेगा ना, फिर अब बात करो। 2011 में तो ये सारा गंद हो गया, सब आपने देखा क्या क्या कुछ जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने नहीं बोला पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ, बहुत कुछ बोला ना, बहुत कुछ बोला। लग रहा था कि बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कभी वापसी नहीं होगी। मुझे ये बात बताइए कि 2013 के इलेक्शन में मोहतरमा ने फिर पीपल्स पार्टी का टिकट क्यों मांगा था? हसनैन मिर्जा ने क्यों पीपल्स पार्टी का टिकट मांगा था? हम तो बुरे थे, मिर्जा भी बहुत कुछ कह रहा था, सब कुछ कह रहा था। ये मोहतरमा पहले तो कहती है 2008 में तो मुझे बीबी ने टिकट दिया था, सही बात है, बीबी ने टिकट दिया। स्पीकर आपको बीबी ने नहीं बनाया था, स्पीकर आपको आसिफ अली जरदारी साहब ने बनाया था। आपके मियाँ को होम मिनिस्टर आसिफ अली जरदारी साहब ने बनाया था। आपके मियाँ जो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर बन के फिरते थे, वो सारी ताकत आसिफ अली जरदारी साहब की जो कुर्बत थी उसका उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। इतनी लड़ाइयों के बावजूद, इतने झगड़ों के बावजूद ये मोहतरमा स्पीकर थी कौमी असम्बली की। मुझे कोई एक लफ्ज़ बता दें इसने अपने मियाँ के साथ खड़े होकर कोई बात की हो, इसलिए कि कर नहीं सकती, स्पीकरशिप जाती। ओहदों का इतना चस्का लग गया था कि स्पीकरशिप नहीं छोड़नी थी। जब तक 2013 में पीपल्स पार्टी की असम्बली ख़त्म नहीं हो गई, 2011 में तो मिर्ज़ा साहब बिल्कुल ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे ना, ये मोहतरमा अपने मियाँ के साथ क्यों नहीं खड़ी हुई? आज खड़ी हो गई आगे। फिर 2013 में टिकट भी मांगती हैं। हमने कराची के हालात को कंट्रोल करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए, लियारी में अमन कायम करने के लिए डायलॉग किया है। जब एक ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन नाकाम हो गया, तो उसके बाद क्या रास्ता था हमारे पास? एक हुकूमत में होते हुए हम क्या करते? हम लोगों को मरने देते, हम लियारी के लोगों को लावारिस छोड़ देते, हम वो अमन अमान की जो बर्बादी हो रही थी उसको उसी तरह छोड़ देते, वहाँ अगर बेगुनाह लोग ऑपरेशन में मारे गए थे उनको छोड़ देते। हमने डायलॉग किया, और ये डायलॉग सूफी मोहम्मद से भी किया था भाई लोगों ने, जब वो इनराफ कर गया फिर उसके खिलाफ ऑपरेशन हुआ। TTP से भी किया था लोगों ने, जब उन्होंने इनराफ किया तो उनके खिलाफ भी फिर ऑपरेशन हुआ। तो अगर बीच में हुकूमतें और सियासी जमातें अमन कायम करने के लिए कोई मुज़ाकरात करती हैं तो उनके जराइम में वो शामिल नहीं होती हैं। और कौन बात करता है कि हम दहशतगर्दों के साथ? इमरान खान, उसकी जमात। वो कहता है जी मुझे वज़ीर आज़म ने कहा कि जी जाओ तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। भाई वज़ीर आज़म से पूछा आपने तुम उसामा को शहीद क्यों कहते हो? एहसानुल्लाह एहसान ने कहा है कि इमरान खान ने 2 मरतबा ख़त लिखे TTP को, उनसे मिन्नतें की कि खुदा के लिए मुझे इलेक्शन के अंदर रैलियां करने दो, जलसे करने दो। ये बात किससे ढकी छुपी है कि 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को और MQM को कराची में TTP ने थ्रेट किए हुए थे कि आप जलसे नहीं कर सकते, रैलियां नहीं कर सकते, और इनको आज़ादी थी। ये दहशतगर्दों की सरपरस्ती में इलेक्शन लड़े थे 2013 में। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जब मुज़ाकरात होने लगे तो उनको कहा कि लोगों को नॉमिनेट करो, तो उन्होंने इमरान खान का नाम अपनी मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से दिया था। इमरान खान का नाम TTP ने दिया था कि हमारा ये नुमाइंदा होगा जो हुकूमत से मुज़ाकरात करेगा। इसको झुटला सकते हैं आप? PTI आ गई है दहशतगर्दी के खिलाफ बोलने वाली। भाई तुम दहशतगर्दों की सरपरस्ती में इलेक्शन लड़ते रहे हो, तुम दहशतगर्दों के पॉलिटिकल विंग हो। तुम यहाँ बैठकर हमें दर्ज देते हो, सिखाते हो कि जी दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी है। हम विक्टिम है दहशतगर्दी का, चाहे वो TTP की दहशतगर्दी हो, चाहे वो कराची में किसी भी जमात की दहशतगर्दी हो। पीपल्स पार्टी उसकी विक्टिम है। पीपल्स पार्टी के कारकुन मारे गए। अगर बीबी हयात होती ना, पता नहीं क्या होता, लेकिन ना ये स्पीकर होती ना जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो है ना मिनिस्टर होता। ये मैं आपको बता दूंगा। आप जब बदीन में इलेक्शन लड़ने गए थे तो इनका बदीन के अंदर घर भी नहीं था। ये रिकॉर्ड पे चेक करें ना, बताएं कि जब ये इलेक्शन लड़ने गए थे तो क्या बदीन में इनका घर था? 1 इंच ज़मीन थी इनके पास? आज बदीन इनकी रियासत बनी हुई है। आसिफ अली जरदारी साहब ने, अदीब फरियाल टालपुर साहिबा ने, पीपल्स पार्टी की उस वक्त की हुकूमत ने, क़यादत ने जो कुछ इक़दाम किए थे कराची में अमन अमान कायम करने के लिए किए थे। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जब बिल्कुल आपे से बाहर हो गया, जब उसकी समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही थी, जब उसने बहुत ज़्यादा हालात ख़राब कर दिए तो उनसे वजारत ली गई, लेकिन उसके बाद भी जब सिलसिला नहीं रुका तो बिल्कुल उनसे अलहदगी कर दी गई। और जब वो अलहदा हुए, जितनी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उसके दाएं और बाएं कौन बैठा हुआ था, उसके हक़ में कौन जुलूस निकाल रहा था, जलसे कर रहा था, रैलियाँ कर रहा था, ये सब आपके सामने है। हमसे सवाल करें, हम पर अगर कोई मुकदमा बनता है, कोई जुर्म साबित होता है, हमें सज़ा दें, बिल्कुल वो सज़ा भुगतने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप अमन कमेटी और पीपल्स पार्टी को जोड़कर पीपल्स पार्टी को सज़ा देना चाहते हैं तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा उसमें से माइनस नहीं हो सकता।
पहले उसको कोई सज़ा मिलेगी तो फिर हमारा नंबर आएगा। ये नहीं हो सकता कि बीच में से जो मेन किरदार है उसको तो आप निकाल दें और बाकी जो बेचारे नीचे हैं उनको आप रगड़ दें। ये बात पता नहीं मेरी लीडरशिप को शायद अच्छी लगे ना लगे, लेकिन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को वज़ीर दाखिला बनाना शायद फ़ैसला दुरुस्त नहीं था और उसका खुमियाजा पार्टी ने भी भुगता है और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी भुगता है और हमारी मोहतरमा फरियाद ठाकुर साहब भी भुगत रहे हैं, हम भी भुगत रहे हैं। तो वो फ़ैसला गलत साबित हुआ है। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों का दिया हुआ लिफाफा जो है वो पिछले कोई 15 दिन से पाकिस्तानी कौम के गले पड़ा हुआ है। आपको तो ढूंढना चाहिए कि नामालूम मोटरसाइकिल सवार है कौन जो एक लिफाफा दे के जाते हैं और पाकिस्तान के अवामी इशूज़ से लोगों की तवज्जो हटा देते हैं।